बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम मौजू इस मुल्क में ये चल रहा है कि तहरीक इंसाफ में गद्दार कौन है और वफ़ादार कौन है। शेर अफजल मरवत ने कल एक ट्वीट की थी लंबी चौड़ी, और उसके अंदर उन्होंने खैर मकदम किया था कि उमर अयूब से जान छूटी, इस्तीफ़ा दे गए, अब किसी और कैंडिडेट को आगे लाएँ। बल्कि उन्होंने तो ऑफ़र की कि PTI के सपोर्टर्स मेरे पीछे खड़े हो जाएँ तो मैं इनको लाया अमल दूँगा। इमरान खान को रिहा कैसे कराना है, मुकदमे कैसे ख़त्म कराने हैं, इद्दत का केस कैसे ख़त्म होगा। उसके अलावा इमरान खान का जो एक और केस चल रहा है जो 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें कैसे करना है, रिहाई का जो सारे मामलात हैं, इन सारी चीज़ों पे चीज़ें चल रही थी। अच्छा, फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए हैं। उससे पहले शेख रशीद के कुछ इंटरव्यूज़ हुए, फिर अली जैदी के भी हुए थे, अब इमरान इस्माइल भी कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं। तो वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये सईद बलोच साहब बैठे हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी इनकी ग्रिप है इस मामले पे कि PTI में कौन गद्दार है और कौन वफ़ादार है, क्योंकि मैं इनकी कुछ गुफ्तगू सुन रहा था, सोचा आप जो हैं वो भी इनकी गुफ्तगू जो है उससे फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, लेकिन वसीम साहब पहले आपसे सवाल, ये अचानक से जो मामला हुआ है, मतलब पहले भी होती रही हैं चीज़ें और कहा यही जा रहा था कि PTI को तोड़ना ही इस वक्त सबसे बड़ा इस मुल्क में जो है ना टास्क भी है और मसला भी है, जो कुछ हुआ हमारे सामने। आपके ख़्याल से ये जो मौजूदा सूरत हाल है, शेर अफजल मरवत वर्सेस जो बाकी लोग हैं, इनमें किस बंदे को आप देख रहे हैं कि उसकी बात में कोई दम है या लॉजिक है? अच्छा, इस सब का ना जो बुनियादी मकसद है ये हमारी सारी बातें डिस्कस करने का, वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत है जो बज़ाहिर इस वक्त सिस्टम में भी है, वो पार्लियामान में भी मौजूद है और वो इस वक्त बज़ाहिर जो बाहर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके फ़ैसले भी कर रही है। उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है वो ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ उन्हें मौक़े मिले, मुख्तलिफ उन्हें नैरेटिव्स मिले। उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो एक स्पेस मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो दी नहीं गई थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि उस स्पेस में वो ख़ुद को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई ग्राउंड पर एक्टिविटी, कोई जलसे जुलूस, कोई रैलियाँ, ये करना तो दूर की बात है। हमने जो अदालतों के मामलात पर और लीगल साइड पर जो उनके लकूनास को देखा, जो लूप होल्स को देखा, तो बाज़ औक़ात मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। हाँ, ये सवाल तो क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही यही पैदा होता है। अब अच्छा, आप देखिए, बाकी सारे मामलात को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कुछ नहीं मिला। सबसे पहले शुरू कीजिए 17 फरवरी, उसमें जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था, बहुत बड़ी चीज़। अच्छा, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का भी मामला आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी इनके मामलात गए, जजेस का ख़त आया, सबसे बड़ी बात। और ना सिर्फ वो एक ख़त आया, बल्कि उसके बाद हमने देखा कि जजेस तो खुलकर बोलने लग गए। खतूत हैं जो लोअर जुडिशरी से हमारे 6 जजेस के खत के बाद सरगोदा के जज हैं मोहम्मद अब्बास, और उसमें तो डायरेक्टली मामला भी उमर अयूब का था। एग्जैक्टली 10 जून का वो वाक़या था। और उसके बाद फिर हमने जो एक और ख़त यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी 1 के जो जज हैं इजाज़ आसिफ साहब, तो उनका मामला हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बज़ाहिर खामोश रही। और फिर इस सारे मामलात में शेर अफजल मरवत साहब हों या इनकी आपस में जो कंट्रोवर्सी है, तो उसमें एक ख़बर मैं आपको बता देता हूँ और एक एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ। कल से ये मामला ज़ोर उस वक्त पकड़ा, फवाद चौधरी साहब तो खैर इंटरव्यू दे ही रहे थे, जब उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा सामने आया। तो जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि ये इस्तीफ़ा इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर लिया गया। इमरान खान साहब ने आज से 8-10 रोज़ कबल जो उनसे कुछ लोगों की जाके मुलाकातें हुई, तो उस पे इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब के नाम एक पैगाम भिजवाया कि इस वक्त तुम अपोजिशन लीडर भी हो और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी शिप जो है वो भी तुम्हारे पास है, तो इन दोनों में से कोई एक छोड़ दो। तो जिसके बाद कल के रोज़ जो शिबली फराज साहब की मुलाकात हुई है, वहाँ पर जाकर इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि जो उमर अयूब साहब हैं वो पार्टी की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें सब ने मुश्तरका तौर पे उसका जो इस्तीफ़ा है उसको मुस्तरद कर दिया। ये एक नई डेवलपमेंट है, लेकिन जो खबर थी वो मैं आपको बता, अगर इमरान खान की ख्वाहिश है तो फिर ये मेरी इतलात यही है कि इमरान खान ने फिर कहा कि चलें ठीक है, आप सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अब ये तो हो गया। अब दूसरी जो बात है ना वो ये है कि ये कुछ भी करते रहें बाहर की। अच्छा देखिए, वो कोई पहले इस कदर इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत है। वो इस वजह से कि ये लोग पहले दिन से कौन से कोई इतना बड़ा कोई एहतजाज की कॉल हो, कोई लीगल साइड पर कोई फ़ाइट हो जो बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हों, और उसके बाद ये ग्रुपिंग बन जाए या उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ आने लग जाएँ। ये पहले भी होम्योपैथिक थे, ये आज भी होम्योपैथिक हैं और ये तब तक रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है,
इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा है, और जिस रोज़ इमरान खान ने वापस आ जाना है तो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 हिस्सों में भी बढ़ चुकी होगी ना बाहर की, तो जिस रोज़ उस शख्स ने बाहर आना है तो ये सारे उसके पीछे लाइन लगा के खड़े होंगे, और पाकिस्तान की आवाम उस शख्स की सबसे बड़ी सपोर्टर है। वो एक तो है बाहर आना, इमरान खान मेरा ख्याल है जेल से अगर एक पैगाम भी भेज देता है ना, एक पैगाम भी किसी के बारे में कि ये जो बंदे हैं, ये जो कर रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी है, कोई भी बयान मतलब आ जाता है, तो मेरा ख्याल है आवाम उसी टाइम इकट्ठी हो जाती है इमरान खान के पीछे, उसकी फ़ोटो आ जाती है तो आवाम एकदम लाइन बना के पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये शेर अफजल मरवत ने जो कोशिश की है, मुझे जो चीज़ समझ आई ना ज़ाती तौर पर, आप देखें जिस दिन शेर अफजल मरवत से ओहदा वापस लिया गया और पता चला कि जी पब्लिक अकाउंट कमेटी भी नहीं मिल रही इनको, पार्टी की कोर कमेटी से हटा दिया गया, तो जनाब ने ट्वीट किया कि जी मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है, तो मैं तो अब जा रहा हूँ क्रूज़ की सैर करने, एंजॉय करूँगा, ज़रा मुझे करूँगा, हाँ जब किसी को ज़रूरत होगी मेरी तो मुझे वापस बुला लेंगे तो मैं आ जाऊँगा। मतलब कि अगर आपको ओहदा मिलेगा तो आप इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे और कुछ करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप जाके क्रूज़ एंजॉय करेंगे। तो ये मतलब क्या नज़र आता है? अच्छा, फवाद चौधरी साहब की ये बात तो दुरुस्त है कि इन लोगों को पहले कौन जानता था, इस बात में तो कोई अच्छा, अब इसमें फिर दो चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कि यार इनमें से वो हैं, चाहे वो अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, वो उनको बैकिंग थी, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब का एहतराम अपनी जगह, लेकिन वो कहीं नहीं थे। उन्होंने तो अपने ज़रूरत सबसे बड़ी ज़रूरत इलेक्शन से पहले के वो जो टाइम स्पैन था और इलेक्शन का दिन था, उसमें तो चलें जिस हद तक सही, शेर अफजल मरवत साहब हों या बाकी जितने भी उमर अयूब साहब हों, जो भी लोग हैं, यार ये लोग खड़े थे। एक नैरेटिव ये है। अब मेन और दूसरा, अब 9 मई के बाद जब बड़े बड़े ब्रिज गिरना शुरू हुए तो आवाम पे उसका असर क्या गया, और कौन कौन गिरा? फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी वगैरह वगैरह। और जो खड़ा रहा, आप कहेंगे जी आप घर में छुप के बैठे हुए थे या आप फ़लाँ जगह छुप गए थे इसलिए बच गए, मैंने मार खाई, मैंने फ़लाँ किया, भागा तो नहीं ना। ऐसा ही वही मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग थे जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं, और मेरे नज़दीक इमरान खान साहब को भी इस बात का मुकम्मल इदराक है। बाकी अगेन वही बात कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता, आप ये खबरें सुनते भी रहेंगे, मीडिया उछालता भी रहेगा, बात भी होती रहेगी, ये लोग एक दूसरे को गिरिल भी करते रहेंगे। हमें किसी को उछालने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद से शेर अफजल मरवत ट्वीट कर रहे हैं, उससे पहले पता लगता है जी को फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, शहरयार अफरीदी ने कोई इस्तीफ़े की बात की, उससे मज़ीद जो है फ्यूल मिला इन चीज़ों को, ऊपर से फवाद चौधरी अब हर ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करके, और नीचे इमरान इस्माइल आते हैं जी बिल्कुल 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 ताबाश ताड़ी ताड़ी, मतलब वो जो उबैद, इसमें चीज़ ये है कि ये चीज़ें शायद पार्टी की अंदरूनी सियासत ही कहलाती हैं। खींचातानी हर सियासी जमात में होती है, ग्रुपिंग भी होती है, तो फिर कैसे बेशक ना हो, लेकिन वो एक कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूँगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि शेर अफजल मरवत हों, शहरयार अफरीदी हों, शानदाना गुलजार हों, शुएब शाहीन हों, गौहर ख़ान हों, रऊफ़ हसन हों या उमर अयूब साहब हों, जो भी हो, ये पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स होती है, ग्रुपिंग भी होती है, मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर मुतहर्रिक रहते हैं, ये भी मान लेते हैं। सवाल अहम ये है कि ख्वाजा आसिफ जो बात करे वही बात अगर PTI के कुछ लोग भी करना शुरू कर दें, अता तारड़ भी करे, तो फिर वहाँ से चीज़ें मशकूक होना शुरू होती हैं। शेर अफजल मरवत की एक चोरी थी जो रंगे हाथों पकड़ी गई। वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने के लिए ख्वाजा आसिफ से मिला, उसने आसिफ जरदारी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मुलाकात उस वक्त ना हो सकी। वो अपने लिए लॉबिंग कर रहा था। ये कंफर्म न्यूज़ है जी। वो अलीना शिगरी के शो में ABN न्यूज़ में उसने इस बात को तस्लीम किया कि मैं ख्वाजा आसिफ से मिला हूँ। बाद में जब इमरान खान से उसकी मुलाकात हुई जेल में, तो वहाँ पे इमरान खान ने पूछा तो वो वहाँ मुकर गया। जब मुकर गया तो फिर ये बयान में तजाद सामने आया। तो इमरान खान ने उसको पार्टी ओहदा भी जो उसको दिया हुआ था, जो मुख्तलिफ कमेटियों का हिस्सा था, उससे भी उसका नाम निकाल दिया। आपको पता है कि उसको व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया था। और इसके अलावा इमरान खान ने उससे कहा था कि मीडिया से भी मंजर आम से हट जाओ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मुझे याद आ गई जो पहले ज़हन में नहीं थी। इसी दौरान मेरा ख्याल है इन्होंने कहा था ना कि मैं कोई अपना सोशल मीडिया को बनाना चाह रहा हूँ, और ये सारी जी कोई सोशल मीडिया टीम बनाने का भी इसने कहा था कि वो मेरे जो भी इनके बयानात होंगे, ये इनका नैरेटिव होगा, उसको लेकर चलेंगे। PTI का सोशल मीडिया तो किसी का भी नहीं अब ऐसा है अलग से। बिल्कुल इसी तरह। और देखें, एक बात लिख लें, जो मोटे दिमाग वाले शायद अभी भी समझते हैं कि इमरान खान एहतजाज से रिहा हो जाएगा,
उनको ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि ऐसा कभी भी किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। और इससे भी बढ़ के इमरान खान कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि उसके ऊपर ये छाप लगे कि इमरान खान किसी डील या किसी समझौते के तहत रिहा हुआ है। जिस बंदे ने जो ये सारे काम कर सकता था, अपनी पार्टी बचा सकता था, अपने कारकुनान को इस मुश्किल और आग से वो जलने से बचा सकता था, ख़वातीन को बचा सकता था, सब कुछ कर सकता था, जिस शख्स ने अपने नज़रियात के लिए, अपने असूल के लिए ये सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ दाव पे लगाया, और उसने उस वक्त कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं इन सब के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा, इनके ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा। अगर वो शख्स खड़ा रहा तो फिर उसके पीछे उसकी जो पार्टी थी वो भी खड़ी हो गई। यानी अगर इमाम जमात करवा रहा है तो पीछे मुक्तदी भी खड़े हैं, और इमरान खान एक तरह से अपनी सियासी जमात का इमाम था, उसके सारे कारकुनान, वोटर सपोर्टर उसके मुक्तदी थे। और आप देख लें कि PTI की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा बहादुर निकली, और आज वो इमरान खान से ज़्यादा अरसे से डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, ये तीनों मर्दों से ज़्यादा अरसे से जेल में हैं। ये 10 मई को गिरफ़्तार हो गई और उस वक्त से लेके आज तक ये जेल में है। और इजाज़ चौधरी हैं, इजाज़ चौधरी हैं, जी, और मियाँ महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा ने जो वफा निभाई है इमरान खान के साथ, मैं कहता हूँ उसकी तो उसका कोई नेमुल बदल भी नहीं हो सकता, उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नज़रिए के लिए कुर्बानी दी है। दूसरी जानिब वो मफाद परस्त भी हैं। मैंने हमेशा शेर अफजल मरवत को इस सेंस में थोड़ा सा एज देने की कोशिश की है कि जिस वक्त उसको KP के अंदर या इधर उधर जब वो बाहर निकला, जब शायद बहुत सारे लोग उस वक्त रोपोश थे, कुछ की तो ज़िंदगियों को ख़तरा था, और इस हवाले से मूनस इलाही और मुराद सईद वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मुराद सईद, मूनस इलाही और हमाद अज़हर के हवाले से ये वाज़े तौर पर अहकामात थे कि ये अगर कहीं आएँ तो जी क्रॉस लगा हुआ है कि मतलब, बल्कि मूनस इलाही साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि हमें कत्ल करने के हवाले से अहकामात हैं। तो जब इस तरह के खौफनाक हालात का आपको सामना हो तो फिर कहीं ना कहीं हिकमत ये कहती है कि पहले अपनी ज़िंदगी बचाएं। फिर आप देख लें कि जिन लोगों ने पार्टी के अंदर दरार डालने की कोशिश की, अब पिछले महीने मई से ये इतलात सामने आ रही थी कि शेर अफजल मरवत को मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से PTI के अंदर कोई रिफ्ट डालने के लिए कुछ टास्क दिए गए हैं। और ये चीज़ें मंजर आम पर आने के बाद ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी इस चीज़ को भांप गए थे, क्योंकि मैंने जो चीज़ अब तक देखी है ना कि 2013-14 से कि इमरान खान साहब का PTI के अंदर एक अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है। कौन सा सियासी रहनुमा किसकी टांग खींच रहा है, पार्टी के ख़िलाफ़ है, पार्टी के साथ चल रहा है, उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ खड़ा है या नहीं खड़ा है, ये सारी तफसीलात इमरान खान को पहुँचती हैं। कराची के अंदर फिरदौस शमीम नकवी के साथ क्या हुआ, शुएब सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, अली जैदी कराची में किसके साथ मिलता था, किसके सेफ हाउसेज में रहता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन इमरान खान तक पहुंचती रही है। तो कौन कितने पानी में है, एक कप्तान को अपनी टीम के हर खिलाड़ी के बारे में पता है। असद उमर साहब के बारे में सवाल हुआ था गुज़श्ता साल ग़ालिबन मार्च या अप्रैल के महीने में कि असद उमर आपके साथ रहेंगे और इम्कान ये है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब आपको छोड़ जाएँ। तो इमरान खान ने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी मुझे कभी किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। हाँ, असद उमर के बारे में ये इम्कानात मौजूद हैं कि वो मुझे छोड़ जाएगा। और फिर हमने देखा कि मुश्किल वक्त में 70-72 साल के शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो सियासी वफा का एक चैप्टर लिखा है जो मेरे ख्याल में सियासत के तुलबा को आइंदा कई दहाइयों तक नसाब में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती रहेंगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस तरह इमरान खान के नज़रिए के साथ वो खड़े हुए हैं, राना सनाउल्लाह जैसा कट्टर मुखालिफ इस बात का अगर खुलेआम एतराफ़ करे कि यार हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि चौधरी परवेज़ इलाही भी इतने सख्त जान और इतने मुश्किल को काटने वाले साबित होंगे, तो ये वो लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि बोन ऑफ कंटेंशन कौन है इस वक्त, मतलब ये जो PTI के लोग धड़ेबंदियों में बटने की कोशिश कर रहे हैं या सोशल मीडिया को मतलब इधर उधर मिलाया जा रहा है। अच्छा, मैं माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट करूँगा। जो मेरे नज़दीक ना, अगर मैं इन सारे मामलात को देखूँ, जो मेन कल्प्रिट नज़र आता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है। कानूनी टीम, और उनमें से भी हर शख्स नहीं, लेकिन जो करता धरता है उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर हम पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ इमरान खान के केसेस के हवाले से भी बात करें ना, ये वो केसेस जो सलमान सफदर साहब ने लड़े, वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, वो प्रोफेशनली लड़े गए और उसमें आपको रिलीफ भी मिला।
कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी पैरवी एक सियासतदान कर रहे हैं, वो वकील भी हैं लेकिन सियासतदान भी हैं साथ। बिल्कुल नाम ले लेना चाहिए लोग। हाँ, लतीफ़ खोसा साहब। अच्छा, वो नैब के मामलात वो देख रहे हैं। अब आपको याद होना चाहिए सईद बलोच साहब, आपको भी पता होगा कि एक नए मुकदमे के हवाले से, एक तफ्तीश के हवाले से नैब का एक मामला था। इमरान खान के ऊपर एक नया तोशाखाना पार्ट 2 टाइप का कोई मुकदमा बनाया जा रहा था। उसे आमिर फारूक साहब की अदालत में चैलेंज किया गया। कोई गालबन रात में सोच रहा था, कोई 1.5 माह हो गया, वो समाअत दोबारा मुकर्रर नहीं हुई और पाकिस्तान की लीगल टीम भी घोड़े बेच के सो रही है। यार, इलेक्शन के बाद और 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान के बाद मखसूस नशिस्तें सबसे अहम थी। बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रीक क्यों नहीं बन रही थी, मुझे ये बात भी समझ नहीं आई। जजेस चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मीडिया पर पूरी एक कैंपेन शुरू हुई, फिर आकर एक दरखास्त दायर की गई। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने वो जो चैम्बर अपील, हाँ, फॉर्म 33 वाली चैम्बर अपील फाइल नहीं की। वो मंसूर अली शाह साहब क्या क्या थक गए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्या क्या थक गए, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो चैम्बर अपील फाइल नहीं की। वो दूसरी फरीक बनने के लिए दरखास्त दी है, फॉर्म 33 वाली तस्दीक के लिए, जो सलमान अकरम राजा साहब की थी, जो सबसे अहम थी मामले में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी बेंच जिस एक प्रपोजिशन के ऊपर सबसे ज़्यादा मुतफिक हमें नज़र आता है ना, वो सलमान अकरम राजा साहब पूरे मुल्क में उस वक्त वाइस शख्सियत थे जब वो ये प्रपोजिशन ड्रा कर चुके थे, और वो रेमेडीज इस्तेमाल की, इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, तो अभी तक उसकी इंट्रा कोर्ट चैम्बर अपील फाइल नहीं की गई। उसके अलावा अब आप देखें, जब से ये ख़तों वाला सिलसिला जजेस का शुरू हुआ है, या फिर जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक लड़ाई और एक तकसीम वाज़े तौर पर आई है, जजेस खड़े हो गए हैं, तो आपको वो घर बैठे रिलीफ नहीं देंगे। आप सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल लीजिए। अब कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक ECL में है, बिल्कुल, और उनमें से 2-4 ही गए हैं हाई कोर्ट में और जिन्हें रिलीफ मिला है। तो आप जाइए अदालतों में। उसके अलावा इस वक्त हुकूमत जो काम कर रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, बिल्कुल, उसके तहत आप हुकूमत को अगर आपने एक्सपोज करना है तो आप ज़रा यही पता करवा लीजिए कि ये जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब में, मरियम नवाज साहिबा, 100 दिनों में कितना पैसा उन्होंने कितना पैसा लगाया है, उनके कितने कैंप ऑफिसेज हैं लाहौर में, एडवर्टाइजमेंट जो अभी हाँ, वो आज वो बड़ी खुशी से वो कह रही थी असेंबली में तकरीर करते हुए कि टिकटॉक, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ, टिकटॉक में भी मेहनत करनी पड़ती है। आप ज़रा राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अदालतों में तो जाएँ, आप ज़रा पूछें तो सही कि पंजाब हुकूमत किस तरह काम कर रही है। और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे 184 दरखास्तें, और ये भी यहाँ पर हमारे वो जो कानूनी टीम के सरबराह उन्होंने बना लिए हैं इमरान खान साहब ने, वो भी उन्हें बड़े अजीज़ हैं। इमरान खान का फैसला है, उनकी जमात का फैसला है। हम तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को देखते हुए ये कमेंट्स कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को कहना पड़ा कि अगर आपको 184(3) की वो जुडिशल कमीशन 8 फरवरी की प्रोब के ऊपर दरखास्त आपकी मुकर्रर नहीं हो रही, तो जो हामिद खान साहब है रोज़ आते हैं हमारी अदालत में, कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दायर करें। ये फिर फौजी अदालतों का मामला, कितने ऐसे मामला है सईद बलोच साहब जिसमें अदालतों से रजू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं जुज़वी तौर पर वसीम की बात से इत्तेफाक करूँगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मामलात में आप तो काजी साहब पे डालेंगे सारी चीज़। नहीं, काजी साहब के नहीं, मैं एज अ होल जुडिशरी के ऊपर मैं ये बात डालूँगा। और ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि जब आपके जुडिशरी की हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स एक सियासी जमात को 9 मई के एहतजाज की वजह से दहशतगर्द समझता हो, इमरान खान को और ख़वातीन को भी दहशतगर्द की नज़र से देखता हो, तो मुझे बताएं फिर वो मुकदमात, वो इंसाफ कैसे? इसमें फ़र्क है जस्टिस जमाल मंदोखेल, सुने इसमें फ़र्क है बड़ी माज़रत के साथ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला कह देते कि हमें काजी फाजीसा की अदालत से नहीं मिलना रिलीफ और सुप्रीम कोर्ट में ना लेके आती, तो ये हम नैरेटिव ड्रा कर सकते थे ना कि काजी फाजीसा के होते हुए नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें, अभी भी चाहे ना मिलें, लेकिन इस फुल कोर्ट की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के अदालती फैसलों के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर जितने सवालात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या करना है? प्रेशर बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या करना है? एक्सपोज करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के मुताबिक, और अब तो ये चीज़ें बड़ी जगह रिपोर्ट भी हो चुकी हैं कि वो बाहर की क़यादत से इसलिए भी नाला हैं, वो समझते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक पनामा आया था और मैं मुस्लिम लीग नून को घर तक छोड़ के आया था। आपके पास सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आए हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं। तो अदालतों से रजू करने का सईद बलोच साहब सिर्फ एक वो चीज़ है कि आप एक्सपोज करें, और ये हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस हो, किसी फोरम पे हो, कोई रेमेडी इस्तेमाल की जा रही हो, तो मुतलका फोरम एक्सपोज ना हुआ हो,
ये देखें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत हद तक एक्सपोज हो भी चुकी हैं, और मेरे ख्याल में इसमें शायद एक वजह ये भी है कि इन सारी चीज़ों की मंजूरी भी शायद इमरान खान साहब से ही ली जाती है, तो शायद वो कम्युनिकेशन का इसमें गैप भी है बहुत। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें यह समझता हूँ कि जितना जुल्म और जितनी फस्तायत PTI के ख़िलाफ़ हुई है, उसके बाद यार एक बंदा अपने हवास में नहीं रहता, लीगल टीम को इतनी चीज़ों में उलझाया गया। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, गलतियां हैं पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन आपने सही कहा इलेक्शन के बाद स्पेस मिली है, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिली है, लेकिन करेक्ट कर लो, लेकिन कहा लीगल टीम जो है ना उसको उलझाया गया, वाकई वो टिकटॉक में बहुत उलझी हुई थी। देखें, टिकटॉक का आप कह लें या जो भी जिम्मेदारियां जिन लोगों के पास थी, फिर अगर आपने शुरू करना है तो फिर सबसे बड़े तो यहाँ पर जो इल्ज़ाम जिस शख्स के ऊपर आता है वो हामिद खान के ऊपर आता है। लीगल टीम के हेड तो फिर वही थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान करनी थी। वो अपने लोगों को पास साथ बिठाते और उनको बताते कि भाई तुम्हारा काम लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद है, इतने लोगों का काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इतनों का सिंध हाई कोर्ट में, इतने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, और इतने लीगल टीम जो PTI के वकला की है वो पेशावर हाई कोर्ट तक महदूद। तो ये प्लानिंग सारा करना किसका काम था? ये किसी एक लोअर रैंक का जो ये छोटे ओहदे का कोई शख्स है उसका काम तो नहीं था, ये सारा ऊपर से होना था, इमरान खान से मंजूर और सूबे के हिसाब से, शहर के हिसाब से डिवाइड किया होता कि भाई तुम डिटेल्स लाओ किस। अच्छा, वैसे हम चीख पीट रहे हैं कानूनी टीम के जो सरबराह बनाए गए हैं ना, वो इमरान खान की मंशा के मुताबिक, और अब तो उन्हें सेनेटरशिप भी। अच्छा, अब उससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ दरीना उनके ताल्लुकात हैं, वो लोग बैठ कर कहते हैं कि 2 लोगों को इमरान खान अपना खून भी माफ़ कर सकता है। उनमें से तो एक वो है जो गालबन इंटर पार्टी इंतखाबात थे पाकिस्तान के जिसमें वो अलग हो गए थे, मुझे उनका नाम गालबन भूल रहा है, वो भी अकबर नहीं ठीक नाम जस्टिस वजीउद्दीन और हामिद खान साहब। इन 2 शख्सियात के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान के पास अगर कोई इन 2 शख्सियात की शिकायत आज भी जेल में लेकर जाए ना, तो इमरान खान साहब हामिद खान साहब के बारे में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है तो फिर फेस करने दें। तो फिर यही बात है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ लीगल टीम के ऊपर नहीं डाली जा सकती, उसमें बहुत सारी चीज़ों की मंजूरी इमरान खान से ली जाती है। इमरान खान किसी अहम मामले पर ओके करते हैं तो ही वो चीज़ें आगे चलती हैं। दूसरी और एक और सबसे अहम नुकता, PTI की हिकमत अमली और ख़ास तौर पर इमरान खान की हिकमत अमली में मुझे ये अंसर भी नज़र आता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के होते हुए शायद वो ख़ुद भी अपनी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके आना चाहते, वो वक्त गुजारी इस वजह से भी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के लेवल तक की ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरे, ताकि उस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं जब या तो काजी साहब रिटायर होने वाले हों, ताकि इमरान खान के मुकदमात के हवाले से वो कोई फ़ैसला ना करे। क्योंकि आम इंतखाबात से पहले जितनी भी इंतखाबी उज़रदारी के मुकदमात आए, कागज़ात नामजदगी मुस्तरद होने वाले मुकदमात आए, उसमें काजी साहब के पास जितने भी मुकदमात लगे उनमें से शायद 1 या 2 लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, दीगर सब के मुस्तरद हुए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने जो हुए वो तकरीबन सारे मंजूर हुए था किया। बात ये है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करना होता है ना। मिसाल के तौर पे मैंने ये सजेशन एक दी थी कि जब 6 जजेस का ख़त आया, इतना बड़ा मामला, उसके बाद लोअर जुडिशरी के ख़त आ गए, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए PTI पे बनने वाले जितने केसेस हैं टोटल पहले दिन से लेके एंड तक, इमरान खान के केसेस दूसरे तीसरे, उसमें जो फैसले भी आ चुके हैं, अगर इन सब को कंपाइल करके आप 184(3) की दरख्वास्त फाइल करते कि देखें जी अब तो आपकी अदलिया के अंदर से सबूत आ गए। अच्छा, ये आपकी तजवीज़ ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं होनी थी उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त जिन शख्सियात ने 184(3) के मुकदमात, चाहे इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और 3 रुकनी कमेटी, लेकिन अभी भी बहुत सारे मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हाथ में होते हैं, वही 184(3) के अलावा सारे वो खुद लगाते हैं, उनके हाथ में दरखास्त तो करते हैं। लेकिन मसला ये है, देखिए मसला ये है कि अदलिया का सरबराह अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मुदाखलत नहीं हो रही। ठीक है, अब तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद साहब ने तो जो 13 जून का आर्डर पिछले दिनों सामने आया है, उसमें तो वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जज मोहम्मद अब्बास साहब के खतूत, ये जो रावलपिंडी के जज हैं इजाज़ आसिफ साहब, उनके खतूत, उनकी रिपोर्ट की कापी, इसके अलावा सरगोदा से मोहम्मद अब्बास साहब के जो असिस्टेंट हैं मोहम्मद मुनीब साहब,
उनकी रिपोर्ट की कापी, उनके सारे रिपोर्ट, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो एडमिन जज की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को भिजवाई हैं, जो मान लिया 6 जजेस के खत के ऊपर समाप्त कर रहा है। मान लिया कुछ ना होता, लेकिन एक फ़र्ज़ के तौर पे आप अपने तौर पे हक़ाइक़ की दुरुस्ती के लिए, तारीख़ के लिए चीज़ें करते। दूसरा, खान साहब जब बाहर थे, कोई मामला होता था इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते थे और बुला के सारी चीज़ें उनके सामने रखते थे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद ये मामला सबसे बड़ा मामला था। एक तो 8 फरवरी वाला जो कुछ हुआ, उसके बाद ये जो 6 जजेस का खत आया, और ये बाकी ये सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो रख सकते थे ना। ये हो रहा है इस मुल्क में। मीडिया अब बहुत पीछे रह गया है। जो अमरीकी कांग्रेस में कारनामा पीटीआई की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कर दिखाया है, खुद ब खुद हो रही है। नहीं, खुद ब खुद नहीं हो रही। देखिए पाकिस्तान अमेरिकन वो जो इनकी कोई पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, उसकी मेरे ख्याल में ये सारी काविश पिछले दिनों वो बताई जा रही थी। ज़ाहिर बात। तो यहाँ देखें, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज भी ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। देखें, मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा है। जब भी वो उन हालात वाक़यात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 22 दिसंबर के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ऊपर कहा कि आपके फ़ैसले की वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। अभी तक किसी जज ने ये सवाल नहीं किया कि जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो गया तो बल्ले का निशान क्यों छीना गया। सही, एक प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, आप उस प्रोसेस के दरमियान में आके एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन चुके हैं। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो और इसके अलावा बिल्कुल एंड पे ख़त्म कर दें। जी देखें, जो शवाहिद पीटीआई कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से पेश करना चाहती थी, काजी साहब ने वो यूएसबी नहीं चलने दी, वो शवाहिद देखने नहीं दिए, वो तस्लीम नहीं किया। बल्ले के इंतखाबी निशान जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस था, उसमें वो बैठ के कह रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ दुरुस्त मालूम नहीं होता कि इनको इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उन्होंने अगले दिन जाके अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त ही वापस ले ली। तो जब आप एक केस में दूसरे के बारे में ऑब्जर्वेशन दे दें और आज भी उस केस का बैठ के दिफा कर रहे हो और हक़ाइक़ को, उन हालात व वाक़यात को आप तस्लीम ही ना करें, माने ही नहीं कि ख़वातीन गिरफ़्तार हुई, लोग गिरफ़्तार हुए, कागज़ात नामज़दगी छीने गए। सलमान अकरम राजा और उसकी अहलिया कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने जा रहे थे, उनके हाथ से छीन लिए गए। परवेज़ इलाही की अहलिया कागज़ात नामज़दगी लेके आ रही थी, वीडियो मौजूद है, उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, आरओज़ ऑफिस के अंदर से छीने गए। यार कौन से ऐसे वाक़यात जो नहीं हुए, काजी साहब उनको तस्लीम ही नहीं करते। खैर, कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं। आप और वसीम मलिक, आपके ख्याल से इस सारी जो हमारी गुफ्तगू इसके निचोड़ के तौर पर कौन ज़िम्मेदार है, ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जो मामलात हो रहे हैं पीटीआई के साथ? मतलब पीटीआई की आदत या अदलिया या कोई और? ये आप किसी और के ऊपर इल्ज़ाम दे नहीं सकते। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त बाहर क़यादत है, चलें आप ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये कह सकते हैं कि जी 8 फरवरी से पहले हालात मुख्तलिफ थे। 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम में बड़ी स्पेस मिली है। उसमें भी अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर आप अदलिया को, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, पहले आप एटलीस्ट जंग करने के लिए आप एक सिविलियन सुपरमेसी बज़ाहिर आपके, आप वोट को इज्जत और पता नहीं क्या कुछ नारा लगाते हैं और आप कहते हैं कि इमरान खान के साथ आप खड़े हैं, तो फिर आपको ही अपने मामला दुरुस्त करने चाहिए ना। अगेन मेरी वही बात है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती। लीगल साइड पर अगर एक कानूनी टीम जो हर मामला अदालत में लेकर आए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको लेकर आगे चले, उसमें कोई कमी कोताही ना रखे, तो बाकी सियासी मामलात पे चाहे 20 ग्रुप भी बन जाएं, 20 ग्रुप भी बन जाए ना, जिस रोज़ वो शख्स बाहर आएगा तो ये सारे लाइन हाजिर होगा उसके सामने। की बात दुरुस्त है ना, वो यही इन्हीं को इल्ज़ाम दे रहे हैं ना। लेकिन वो जिस हद तक जाकर और जो बातें कर रहे हैं उससे भी मैं सारा क्या कहा कि सस्ती पी के बैठ जाते हैं। नहीं देखें, ये लेग पुलिंग पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए। और इसकी वजह किसी हद तक मैं हालात को, और वो हालात किसने बनाए हैं, वो हालात आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हो सकते हैं जो रहनुमाओं की सूरत में पार्टी के अंदर रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। इम्कान आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो जितने बैठे हैं ये कुछ नहीं कर रहे। देखें यार, मुझे एक बात बताएं, तकरीरें करने से या इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ना था। इमरान खान ने खुद दरख्वास्त दी है ना 8 फरवरी के आम इंतखाबात में होने वाली धांधली की तहकीकात आज तक नहीं लग रही। अब तो अर्ली हियरिंग भी दायर कर दी, अब देख लेते हैं काजी साहब लगा दें। और यार जो बंदा 13 जनवरी का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ 6 फरवरी को नज़रसानी दायर हो रही है और वो 4 महीने 5 महीने बाद आके कहे अच्छा कोई नज़रसानी भी दायर हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं है, और वो भूल जाए, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं?
वहाँ लीगल टीम क्या कर सकती है, वहाँ पर आपके सियासी रहनुमा पार्लियामान के अंदर क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मतलब पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट खड़ा है, जो है वो बेबस है और शायद उनका उतना कसूर नहीं है जितना सिस्टम का है। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक, चलें जी, मेरा व्यू मिलता जुलता ही है आपसे कि गलतियाँ जो हैं दोनों तरफ हैं। ज़ाहिर है, देखें जो वो कर रहे हैं उन्होंने तो करना है, निज़ाम ने जो करना है वो कर रहा है, आपने अपना हक अदा किया कि नहीं। सवाल ये मेरी नज़र में बनती है 90-10 मतलब 90 सिस्टम और 10%। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 60% पार्टी जिम्मेदार है कि जो जिम्मेदारी आपकी बनती थी ना, जो फ़र्ज़ अदा करना जिसको कहते हैं आप, कि यार आप दरख्वास्त फ़ाइल करते रहे, ये तारीख़ ऐसा तो बन रहा है ना कि आपने कोशिश की, आप लड़े, आप दरख्वास्तें लेके आते रहे कि चीफ जस्टिस साहब ये देखें, हर हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट आते, और जो फोरम बनता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मीडिया और बहुत कुछ, आप बैठ के आपस में लड़ रहे हैं कि जनाब मुझे ओहदा दो, देखना मैं कैसे रिहा करा के लेके आता हूँ, आप मुझे ये चीज़ कर दो, मैं ऐसे कर दूंगा, फला वो शुएब शाहीन जो है वो गद्दार है, वो फलाना है वो गद्दार है, वो फलाना है वो गद्दार है। अब फवाद साहब हैं तो उन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी है कि सस्ती शराब, महंगी शराब और ये सारी चीज़ें। तो आपका तो खैर मामला ये है ना कि आप कहते हैं कि आपका इस वक्त जो जंग है वो सिस्टम से है, वो निज़ाम से है, वो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से है, तो फिर आप एटलीस्ट उस जंग के लिए तैयार तो हों। पाकिस्तान की जो बाहर फ़ौजी क़यादत कह रहा हूँ, जो बाहर सियासी क़यादत बैठी है, मेरे नज़र में गलतियाँ सारी उन्हीं की। सही, चलें जी, आपने दोनों का तजिया भी सुन लिया और मेरी जो राय थी वो भी सुन ली। अब खान साहब ने एक नया इंकशाफ किया है, द इंटरसेप्ट में जो स्टोरी छपी है, इसके हवाले से आइंदा वीडियो जो है हम उस पर करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।